Good afternoon, everyone. Today I am going to record accounting standard videos for the CMA Intermediate Group 1 exams. तो जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। AS2 किसके लिए? AS2 इज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इससे आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और चूंकि इस बार जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपको पता होगा कि MCQ एग्जाम्स होने वाले हैं CMA इंटरमीडिएट में। तो MCQ एग्जाम्स में फिर से आपको कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है आपके वही आपसे चेक की जाएंगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में बता दूं कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यदि आप करते हो तो बिल्कुल आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके जाओ और AS से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल आसानी से कर लो। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं आपसे, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वह भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी क्या करती है, कोई भी बिजनेस क्या करता है, गुड्स या सर्विस। दो ही बातें होती है, इधर गुड्स और सर्विस आप उसको बेचते हो। तो जो कंपनी सर्विस सेक्टर में है तो उनको आप छोड़ दो। सर्विस सेक्टर में जो इन्वेंट्रीज अराइज होते हैं आपको पढ़ना ही नहीं है, सर्विस सेक्टर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है किसकी? जो ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं जो गुड्स में डील करते हैं। तो जो गुड्स में डील करते हैं तो आप गुड्स खरीद के लाते हो, और गुड्स यदि आप खरीद के ला रहे हो और उसको बेच देते हो तो फिर सेल हो गया। बट गुड्स खरीद के तुम लाए हो और जब तक बेचे नहीं हो तब तक वो आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। या गुड्स तुम खरीद के लाए हो और उसको कहीं ना कहीं बेचने के लिए जो सामान तुम बनाओगे उसमें तुम कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक चाय बेचने वाला है, तो चाय बेचने वाला मिल्क खरीद के ला रहा है, तो मिल्क नहीं बेचेगा, वो मिल्क से चाय बना के बेचेगा। तो मिल्क उसके लिए क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। या कोई चाय पत्ती खरीद के चाय पत्ती बेच रहा है तो उसके लिए चाय पत्ती क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। तो इन्वेंट्री का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज क्या है बताओ? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है सर? एसेट्स का मतलब होता है ओन्ड बाय एंटिटी। कोई भी रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स जो एंटिटी ओन्ड करती है और उससे एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। कोई सा भी रिसोर्सेस जो एंटिटीज ओन करती है और उससे उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उसे हम बोलते हैं एसेट्स। तो इन्वेंट्री ऑब्वियस सी बात है, हम खरीद के लाए हुए हैं, तो हम खरीद के लाए हुए हैं तो ओनरशिप हमारे पास ही है, तो हमारे पास ये एसेट्स है। इसको हमने रखा है हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ? मेरा काम ही यही है, मैं डेली मान के चलो लैपटॉप बेचता हूं, कोई डेली फर्नीचर बेचता है तो जो डेली लैपटॉप बेचता है लैपटॉप उसके लिए इन्वेंट्री हो गया। कोई डेली फर्नीचर बेच रहा है तो फर्नीचर उसके लिए इन्वेंट्री हो गया। कोई मिल्क का शॉप खोल रखा है, डेली मिल्क बेचता है तो मिल्क उसके लिए क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। ठीक ना? तो हेल्ड फॉर सेल इसे ही रखा ही है मैंने बेचने के लिए। इट इंक्लूड्स गुड्स परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल। तो इन्वेंट्री आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आप खरीद के लाए हो और उसको बेच देना है। तो ये आप ट्रेडर को देखो, जो ट्रेडर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, आपके अगल बगल में फॉर्च्यून वाले के पास जाओ, उनके पास जो भी इन्वेंट्री है दैट इज जनरली हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद हम आगे चले तो अब देखो इसको पढ़ोगे आप तो आपको थोड़ा सा थीम नजर आएगा मैन्युफैक्चरर के बारे में। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, क्या बनाने के लिए? फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई, मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया, समोसा बना रहा है, समोसा बना के बेच रहा है, तो समोसा उसके लिए फिनिश गुड्स है। तो जो आलू खरीद के लाएगा, आलू शैल बी कंज्यूम्ड इन मेकिंग ऑफ समोसा। तो एनी मटेरियल विच इज बीइंग कंज्यूम्ड टू प्रिपेयर अ फिनिश गुड्स, दैट फिनिश गुड्स शैल बी रीसोल्ड। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री आर एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। सेल करने के लिए जो प्रोसेस या प्रोडक्शन है उसमें इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें आपका फिनिश गुड्स भी आ गया और इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ गया और इसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस तीनों आ गया। यही तो होता है ना फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिर क्या आ गया? आपका फिनिश गुड्स आ गया। या फिर मान के चलो ये लाइन देखो, ये तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ये तीसरा क्या है?
इन्वेंट्रीज आर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्शन चलाने के लिए मुझे ना पेट्रोल खरीदने होते हैं। मेरे पास कई ड्रम पेट्रोल भरे हुए हैं, तो ये पेट्रोल जो मेरे पास रखे हुए हैं वह कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम होगा। तो एक फैक्ट्री के पास कई लीटर पेट्रोल रखे हुए हैं जो कंज्यूम हो रहा है, मान के चलो। कहां पे सर? तो जो मशीन चल रहा है उसमें, तो वह पेट्रोल उसके लिए क्या हो गया, डीजल उसके लिए क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया। या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यदि आप देखोगे, तो मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और मेरे पास इंक रखा हुआ है। मेरे पास क्या रखा हुआ है? इंक। कई सारे इंक के डब्बे हैं। इंक का मैं इस्तेमाल करता हूं किस पे? मार्कर में, और मार्कर्स में बोर्ड पे पढ़ाता हूं बच्चों को। तो ये इंक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे लिए इंक क्या हो गया? इंक मेरे लिए इन्वेंट्री हो गया। तो फिर से देखेंगे एक बार डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आर एसेट्स। तो एक बार किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई सा भी एसेट्स जो आपने खरीदा है और फर्दर इसको बेचना है, तो दैट इज द इन्वेंट्री। या फिर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स अपने पास रखते हैं फैक्ट्री में, दैट इज जस्ट अ इन्वेंट्री। और फिर कोई सा भी सप्लाई जो रॉ मटेरियल बनाने में फैक्ट्री के मशीन में यूज होता है या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने में कंज्यूम होता है, उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ओके, तो ये आपने डेफिनेशन देख लिया। और इंट्रोडक्शन में मैंने ये पढ़ाया कि इसके AS2 जो है कंप्लीट गाइडलाइंस देता है आपको कि इन्वेंट्री को कैसे पढ़ना है, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे निकालना है, इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में कैसे दिखानी है। AS2 ये बात बताता है, ये बात इंट्रोडक्शन में रखी हुई है। तो ये लाइन एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, बट इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम के लिए बड़ा ही रेलिवेंट है। फिर आगे चलिए, स्कोप ऑफ AS2। स्कोप ऑफ AS2 ये बोलता है कि इन्वेंट्री में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इन चीजों को छोड़ के। ये तीन ऐसे हैं जो इन्वेंट्री जैसे तो हैं, बट ये AS2 में कवर्ड नहीं होंगे। तो मैंने कांटा लगा दिया। ये कौन से तीन ऐसी चीजें हैं जो AS2 में कवर्ड नहीं होगा? मैंने एग्जांपल दिया आपको, DLF। DLF क्या करता है? प्लॉट खरीद के, लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग बना के बेचता है। तो जो भी कंपनी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, जो भी कंपनी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, उनके पास जो बिल्डिंग है, उनके पास जो प्लॉट है, उन प्लॉट को बेचेंगे। ठीक है, बेचने के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि वह इन्वेंट्री में कवर्ड नहीं होगा, उसका अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो AS2 इज नॉट अप्लीकेबल। AS2 इज नॉट अप्लीकेबल, या आप इसको ऐसे पढ़ो कि AS2 इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री अदर देन। अदर देन का मतलब इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। कहां का अप्लीकेबल नहीं होगा? तो जहां भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, वहां पे कवर्ड नहीं होगा। फिर उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर के पास कुछ होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो आधे काम कंप्लीट हुए हैं। मान लो मैं कहीं ऑडिट करने गया, तो ऑडिटर हूं मैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, और ऑडिटिंग अभी 40% ही, 40% ही कंप्लीट हुआ है, तो ये सर्विस वर्क इन प्रोग्रेस है। तो सर्विस वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर फिर AS2 नहीं लगेगा। एंड द थर्ड वन इज, यदि किसी कंपनी का शेयर डिवेंचर तुम खरीदते हो बेचने के लिए, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट्स है। कई लोग होते हैं ना जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, दे बाय इन्वेस्टमेंट्स फॉर सेल। तो इन्वेस्टमेंट्स इज dealt by other accounting standard. Inventory of investments in share is not dealt by AS2. That's it. Okay. आगे चलते हैं। आगे क्या है, चलिए। आगे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि कई लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो कोई खेती करता है, फार्मर है, तो फार्मर के पास जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस बकरी, धान है, गेहूं है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मैंगो है, मिनरल ऑयल है, ओर्स हैं, गैसेज है, ये सब ना कवर्ड नहीं होता है AS2 में। दीज आर नॉट कवर्ड इन AS2। इनका अलग से गाइडेंस नोट है। ठीक है ना? तो ये जो एरिया है ना, ये तीन और एक, ये चार पॉइंट ऐसा है जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कवर्ड नहीं होता है। ओके, आगे चलिए। अब यहां से देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिटरमाइनिंग ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो आप कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? सबसे पहले मान लो आपने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, लेबर, तो लेबर आ जाता है। फिर आपके पास आता है वेरिएबल ओवरहेड, ये भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएगा। फिर इसमें हम ले लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। और ये वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड जो है ये कौन से वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, सिर्फ फैक्ट्री वाले ही ओवरहेड लेने। तो सिंपल लिखा हुआ है कि आप कॉस्ट ऑफ परचेज की रॉ मटेरियल आपने कितना में खरीदा, तो जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा उसका परचेज प्राइस, मान लो मैंने 100 रुपी पर केजी रॉ मटेरियल खरीद लिया। उसके बाद खरीदने पे जो आप जीएसटी पे करते हो, मान लो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं मैं 100 रुपए का और 12% इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो हम कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, 112। बट 112 में आई विल टेक क्रेडिट ऑफ हाउ मच, रुपी 12, 12 का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस जिसका क्रेडिट मिलता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट। जो भी आप टैक्स पे करते हो खरीदने पे और सामने वाला गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर आईटीसी देता है, तो वह कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। अदर एक्सपेंडिचर, मान लो मैंने 100 रुपी में कोई सामान खरीदा और मैंने फ्राइट पे किया, क्या पे किया मैंने, फ्राइट, फ्राइट पे बोलो या बोलो कार्टेज पे किया आपने, या फिर आपने कैरेज इनवर्ड पे किया। तो जो भी खर्चा है ये अदर एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन है। इसका मतलब हुआ कि उस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए आपको ये खर्चे करने हैं। यदि आप ये खर्चे नहीं करोगे तो आपका इन्वेंट्री आपके गोडाउन तक नहीं आएगा। प्लस कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता आपको, मान लो 100 रुपी का गुड्स है, 10% डिस्काउंट है, तो ये कितने का आएगा, 90 का। तो ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिल रहा है उसे माइनस कर देंगे। अदर एक्सपेंडिचर कोई है तो उसे प्लस कर देंगे। कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हमें मिल रहा है जिसका रिबेट या जिसका मुझे रिफंड या जिसका मुझे क्रेडिट मिलेगा उसको आप नहीं लोगे और परचेज प्राइस आप ले लोगे। तो ये मटेरियल की बात हो गई। उसके बाद बात आ रही है किसकी, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल एंड फिक्स। तो देखो यहाँ पे लेबर आ गया, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर एंड ओवरहेड। तो ओवरहेड में देखो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। क्लियर। उसके अलावा कोई और भी खर्चे आ सकते हैं यदि वह खर्चा जरूरी है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए। तो दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल कैसा आएगा सर, तो इसके ऊपर एग्जाम में कैसा सवाल आएगा आपको मैं बताता हूं, सवाल कैसा आएगा। एक सिंपल सा सवाल मैं करके आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसके ऊपर कैसा सवाल आएगा अभी बताता हूं मैं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, सारे बच्चे इसको समझेंगे और देखेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज्ड 1000 kg of raw material at the rate ₹20 per kg. GST rate is 12%. Trade discount 10%. Freight paid ₹10,000. Variable factory overhead was ₹40,000. Fixed factory overhead was applied. हमने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया ₹50,000। ये आपको लिखना है। फिर मैंने कहा यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट हमने प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस कर लिया। 8,000 यूनिट
हमने बेच दिया। अब 10, ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया आपको, ये सारे इंफॉर्मेशन हमने फैक्ट्री में यूज किया, ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने फैक्ट्री में यूज कर लिया। उससे हमने कितने यूनिट बना लिए? 10,000 यूनिट। इसमें मैंने 8,000 यूनिट बेच दिया। तो मेरे पास जो इन्वेंट्री होंगी वो कितना इन्वेंट्री होगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास 2,000 यूनिट जो होगा वो बचा होगा। तो मैंने पूछा आपको कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होगा? तो आप कैसे करेंगे इसको? इट्स सो सिंपल। सबसे पहले तो आपने कितना बनाया, देखो यहां पे आपने इस बार 10,000 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया। 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया आपने। इसके लिए आपने क्या किया बताओ? रॉ मटेरियल आपने खरीदा। कितना रॉ मटेरियल? 1,000 kg इंटू 20,000 का आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया। यस। और इसमें आपको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। आपने ट्रेड डिस्काउंट जो भी मिला, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2,000 तो डिस्काउंट ही मिल गया साहब। तो अब ये आ गया आपके पास कितना बताओ? 18,000 आ गया। अब इस पे जीएसटी, तो जीएसटी का बच्चे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। तो जीएसटी को ना आप इग्नोर कर दो, क्योंकि आप इसका क्रेडिट ले लेते हो तो उसे फिर खर्चा नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार आपको रिफंड कर देगी। तो फिर जीएसटी जो है साहब, जीएसटी को नहीं लेना है, इसे आप इग्नोर कर दो, नहीं लेना है इसको। उसके बाद क्या लेंगे सर? उसके बाद मुझे लेना है इसमें फ्राइट। फ्राइट कितना पे किया मैंने? वेरिएबल ओवरहेड ले लेंगे हम, और यहां लेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। मैंने अप्लाइड लिखा। अब अप्लाइड का मतलब क्या है ना, ये अभी मैं समझा देता हूं अप्लाइड क्यों लिखा है मैंने। अभी तो मैंने आपको अप्लाइड दे दिया है, तो अप्लाइड जो दे दिया तो अच्छी बात है, अप्लाइड दे दिया, अदरवाइज अप्लाइड आपको निकालना होता। तो अभी तो दे दिया ना, तो कितना दिया वेरिएबल ओवरहेड? 40, और फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया मैंने आपको 50। वेरिएबल ओवरहेड दे दिया मैंने आपको 40, और फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया मैंने आपको 50 अप्लाइड। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? द टोटल कॉस्ट shall be 18,000 plus 18,000 plus 40,000 plus 50,000. The total cost is, फ्राइट was 10,000, सॉरी मैं फ्राइट भूल गया था। तो 18 प्लस 10 कर दो, टोटल कितना आ गया ये? 1,18,000। ये टोटल कॉस्ट आ गया। ये टोटल कॉस्ट किसका आ गया? ये टोटल कॉस्ट आ गया 10,000 यूनिट का। सिंपल। तो मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? तो 1,18,000 इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस कर दिए? 10,000। तो बताओ मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया? पर यूनिट कॉस्ट आ गया हमारे पास 11.80। डन। तो मुझे बताओ 2,000 यूनिट्स मेरे पास लेफ्ट हैं, वही हमारे लिए इन्वेंट्री है जो बचा हुआ है। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 11.80 कर दीजिए, आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये आपका 23,600 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो अगेन मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जब भी निकालेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कभी भी निकालेंगे तो क्या क्या लेंगे? तो सर हम लेंगे रॉ मटेरियल, कितना हमने खर्च किया, परचेज किया। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए साहब, तो ट्रेड डिस्काउंट रॉ मटेरियल को खरीदने में मिल रहा है, उसे माइनस कर दो। कोई फ्राइट पे कर रहे हो, फ्राइट को प्लस कर दो। जीएसटी यदि है तो जीएसटी को इग्नोर करो, क्योंकि जीएसटी का मिल जाएगा क्रेडिट। प्लस इसमें ले लो आप
वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी ओवरहेड नहीं लेने आपको, ऑफिस ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ये सब नहीं लेने हैं, क्योंकि गुड्स बनाने का खर्चा निकाल रहे हो आप, तो फैक्ट्री में ही गुड्स बनती है। ऑफिस, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो बेचने के लिए होते हैं, तो वह कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे, और ले लेंगे यहाँ पे हम, बताओ, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। और ये अप्लाइड कैसे निकालते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। ये ले लेंगे, ये जो आया साहब, ये क्या आया, ये टोटल कॉस्ट आया। तो जितना यूनिट तुमने प्रोड्यूस किया है, पहले तुम यहां लिख लो कि तुमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। तो इतने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, इतने आपके खर्चे हो गए। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका टोटल खर्चा आया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी आपने यूनिट बनाए, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब जितना बनाया तुमने उसमें बेचना भी तो है, तो जितना आपने बेच दिया, और जो बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं दैट इज द इन्वेंटरी, दैट्स इट। अब इसमें देखो, नोट लिखो आप। नोट क्या लिखे सर, नोट ये लिखना है कि आपके पास जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है इज अप्लाइड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस। फिक्स्ड ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस। सर हमें ना बात नहीं आई समझ में, हमें फिर से बताओ। फिक्स्ड ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस, इसका मतलब क्या हुआ? तो चलो बच्चे एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा अ फैक्ट्री which a factory which normal capacity, a factory which normal capacity to produce goods is 10,000 units, currently working on 80% capacity, and 8,000 units have been produced. बात आई समझ में नहीं आई? Got it? A factory which normal capacity to produce goods is 10,000। साहब 10,000 तो हम बना सकते हैं, कैपेसिटी है, बट क्या आप 10,000 बना पा रहे हैं? नहीं। अभी आप कितना परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? तो सर अभी ना हम 80% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं, तो हम 8,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके सर, अब आगे देखिए। अब आपने 8,000 यूनिट जो प्रोड्यूस किया, उसके क्या क्या खर्चे हैं, उसके क्या क्या खर्चे हैं। हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फ्राइट लिया मैंने, जीएसटी इग्नोर कर देना है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी बच्चे इसमें लेबर भी ले लेंगे यदि आपके पास सब में लेबर दिया होगा तो मैं इस वाले नोट में लेबर लिखना भूल गया, तो आप लेबर भी ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आपका जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है, वह इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या बोलता है, इन्वेंट्री का कॉस्ट बोलता है आपके पास कि आपको लेना है रॉ मटेरियल, और फिर ये बोलता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर प्लस ओवरहेड। और जो ओवरहेड है उसे मैं बता रहा हूं, ओवरहेड दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स, जो मैं आपको बता रहा हूं। और अदर कॉस्ट का मतलब हुआ वह खर्चे जो उस गुड्स के लोकेशन तक लाने के लिए जरूरी है, जिसे मैंने किसका नाम दिया बताओ, फ्राइट का। तो मैंने इकट्ठा सबको इकट्ठा लिखा है यहाँ पे, तो इकट्ठा यदि आप लिखेंगे तो इसमें आप लेबर भी आप ले लेंगे। चलिए, तो अभी मैं जो अब आपको एग्जांपल दे रहा था, उस एग्जांपल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मैंने 10,000 नॉर्मल कैपेसिटी रखी है, 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं मैं। अब खर्चे क्या क्या हुए, एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स बनाने के खर्चे क्या क्या हुए, तो लिखो खर्चे क्या क्या हुए। रॉ मटेरियल मैंने खर्च किया 40,000, लेबर मैंने पे किया 16,000। लेबर कितना पे किया सर आपने, लेबर मैंने पे किया 16,000। वेरिएबल ओवरहेड
इज ₹5 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आप समझ जाना, फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री, पूरे फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड जो है वह है ₹1,00,000। ठीक, ओके। चलो, अब इसमें से मैंने 80% यूनिट सोल्ड, तो मैंने 80% सोल्ड कर दिया, तो लेफ्ट कितना हुआ? तो 8,000 मैंने बनाए, उसका 20% निकाल लो, तो 1600 यूनिट्स मेरे लिए क्या हो गया? यूनिट लेफ्ट हो गया। तो जो यूनिट लेफ्ट है उसका मुझे कॉस्ट निकालना है। तो मैं इसका कॉस्ट कैसे निकालूंगा? तो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि सबसे पहले आप कॉस्ट शीट बना लो। कॉस्ट शीट कितने का बना लो? जितना आपने प्रोड्यूस किया। 8,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर लिए, तो जो 8,000 आपने प्रोड्यूस किया उसके खर्चे लिखो। रॉ मटेरियल, फिर लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तब से मैं बोल रहा हूं ना अप्लाइड, यहां आप अप्लाइड का मतलब समझोगे। रॉ मटेरियल कितने का है? 40,000 का है। लेबर कितने का है सर? लेबर हमारे पास जो है लेबर है 16,000 का लेबर। वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट 5 पर यूनिट है, एट द रेट 5 पर यूनिट। तो 8,000 इंटू 5 कर दो, 40,000 आ जाएगा। अब आगे चलो, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड भी है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो हम लेंगे वो नॉर्मल कैपेसिटी पे लेंगे। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है दैट इज 1,00,000 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी है वो कितना है बताओ? 10,000। तो पर यूनिट जो है हमारे पास वो 10 पर यूनिट आ रहा है नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस पे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कितना प्रोड्यूस किया? 8,000। तो 8,000 इंटू 10 करो, तो यहाँ पे हम 80,000 ही चार्ज करेंगे। तो सर आपके मन में सवाल आएगा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है हुआ तो 1,00,000 है, आपने ही पढ़ा रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड ना चेंज होता है। तो मैंने कहा चेंज तो नहीं हो रहा, बट जहां तक AS2 की बात है, AS2 बोलता है कि तुम जो चार्ज करोगे इन्वेंट्री पे वो 80 ही करोगे। तो कितना चार्ज नहीं हो पा रहा है? 1,00,000 तो मैं खर्च कर रहा हूं, बट इन्वेंट्री पे 80 ही चार्ज करूंगा। तो जो हमारा 20,000 है जो रिकवर नहीं हो रहा है उसे हम अलग तरीके से डील करेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। वो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। यहाँ पे आप नॉर्मल कैपेसिटी पे ही चार्ज करोगे। तो नॉर्मल कैपेसिटी पे चार्ज करो, तो बताओ मुझे कितना आ गया? ये 80,000 आ गया। अब लगाओ इसका तुम टोटल, इसका टोटल लगाओ जल्दी से। ये आ गया 40 प्लस 16, 40 प्लस 80। चलो सर बताओ, 40,000 में ऐड कर दो 16,000 प्लस ऐड कर दो 40,000 प्लस ऐड कर दो 80,000, ये टोटल आ गया मेरे पास 1,76,000। टोटल आ गया 1,76,000 आ गया। ये 176 क्या आया? 1,76,000 जो है ये हमारा खर्चा है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे? 8,000 पे। तो डिवाइड कर दो 8,000 से, तो पर यूनिट कितना आ गया? 22 आ गया। सिंपल है। तो मेरे पास कितने बचे हुए हैं यूनिट्स? मेरे पास कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? 20%, दैट इज 1600 यूनिट्स। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 1600 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ 1600 यूनिट्स, बस मैंने यही पूछा है। तो 1600 यूनिट्स मल्टीप्लाई करिए 22 से, तो मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ 1600 कितना आ गया? 35,200 आ गया। इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। तो किस प्रकार से मुझे इन्वेंट्री के कॉस्ट निकालने हैं ये आपने आई थिंक समझ लिए। आगे चलते हैं, फिर कुछ थियोरेटिकल बातें करते हैं। चलिए सर आगे चलिए। तो ये पार्ट अपना डन है, दिस पार्ट इज डन। ये मैंने जहां से करवा दिया आप वहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली डन। आगे चलिए सर। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट।
तो साहब फिर से ये जो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ये आप कहाँ पे पढ़ते हो बताओ? ये आप पढ़ते हो कॉस्टिंग में कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब एक ही प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है, और सिंगल प्रोसेस से इक्वल इंपोर्टेंस के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकलते हैं, इक्वल इंपोर्टेंस के। तो जो इक्वल इंपोर्टेंस के प्रोडक्ट है दैट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक रिफाइनरी है, रिफाइनरी आप समझते होंगे, रिफाइनरी से पेट्रोल भी निकला, डीजल भी निकला, सिंगल प्रोसेस से। तो जिन सिंगल प्रोसेस से जो पेट्रोल और डीजल निकला, तो वह पेट्रोल और डीजल का मार्केट में इक्वल इंपोर्टेंस है। इवन कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि डीजल का ही दाम ज्यादा हो जाएगा पेट्रोल से, बट दोनों एक दूसरे के मार्केट में अपना अपना इक्वली इज्जत है, किसी का इज्जत किसी से कम नहीं है। तो इक्वल इंपोर्टेंस के यदि प्रोडक्ट सिंगल प्रोसेस से निकलते हैं तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। बट इसके अलावा कुछ ऐसे और भी प्रोडक्ट होते हैं जो इक्वल इंपोर्टेंस के नहीं होते हैं, वह मेन प्रोडक्ट के मुकाबले उनका वैल्यू थोड़ा कम होता है। जैसे इसी रिफाइनरी से तुमने कहा सर कीरोसिन निकल गया, तो कीरोसिन का उतना इज्जत नहीं है जितना एक पेट्रोलियम और डीजल का है। तो उसी प्रोसेस से जब कोई प्रोडक्ट निकलता है जिसका मेन प्रोडक्ट के बराबर इक्वल इंपोर्टेंस नहीं है, उसे हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो बाय प्रोडक्ट जो होता है, बाय प्रोडक्ट को आप हमेशा बेच देते हो, लाइक द स्क्रैप। जो भी आपके पास बाय प्रोडक्ट होता है उसे आप सेल कर देते हो लाइक ए स्क्रैप, और इसे आप जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देते हो। क्लियर? तो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट जो है इसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। अभी ज्वाइंट प्रोडक्ट का मैंने मीनिंग समझाया, और मैंने कहा जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट को आप बेच देते हो और इससे जो आपको पैसे मिलते हैं इसे आप ज्वाइंट प्रोडक्ट का जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दोगे। तो इसका मैं एक सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं, और थियरी करते हैं उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल सम करवाऊंगा ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। अभी आगे चलो, चलिए कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया, जो मैं भी करवाऊंगा कन्वर्जन कॉस्ट वैसा ही है। ठीक, अब चलो, अब बात आ रही है कि जब तुम कॉस्टिंग कर लोगे तो कॉस्टिंग करने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले निकालने हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक की बात आ रही है कि आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए आप कौन कौन सा तरीका लगाओगे। इन्होंने कहा आपको ये तरीका लगाना है। जैसे मान लो आज मेरे गोडाउन में 200 यूनिट का रॉ मटेरियल आया एट द रेट 10 पर यूनिट, कल फिर आया 400 यूनिट्स एट द रेट 12 पर यूनिट, फिर आया अगले दिन 500 यूनिट्स एट द रेट 14 पर यूनिट। ये 3 रॉ मटेरियल आया हमारे पास गोडाउन में। 3 दिन बाद मैं इसमें से मान के चलो 200 यूनिट्स निकालना चाह रहा हूं। तो जो 200 यूनिट्स में निकालूंगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर ये तो डिपेंड करता है ना, ये 200 कौन सा ले रहे हो आप। ये 200 यदि आप ये वाला ले लोगे तो फीफो मेथड लगा रहे हो, यदि आप 200 इसमें से लोगे तो लिफो लगा रहे हो, और यदि ये लिक्विड फॉर्म में है, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वहां फिर आप वेटेड एवरेज लगाओगे। ठीक है? तो जो भी आप कॉस्ट यदि निकालते हो मटेरियल का, किसका? मटेरियल, तो उसमें आप फीफो या वेटेड एवरेज लगा सकते हो जब इन्वेंट्री आपके बिल्कुल एक जैसे है। इसके अलावा जो मार्केट में चलता है, मार्केट में क्या चलता है, जहां पे इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, मतलब एक जैसे नहीं है। जैसे मान के चलो आपने एक क्या बोलते हैं शॉप खोल रखा है, उस शॉप में आपने क्या किया कि आप एयर कंडीशन के भी कंपोनेंट बेचते हो और उसके अलावा लिफ्ट के भी कंपोनेंट बेचते हो। तो जो लिफ्ट का कंपोनेंट है क्या हुआ एयर कंडीशन के कंपोनेंट में यूज होगा? द आंसर इज नो। तो वहां पे क्या करते हो आप, वहां पे आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हो जो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आप किराने के शॉप में चले जाओ, तो किराने के शॉप में भी, फॉर्च्यून शॉप में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स रखे हुए हैं, वहां इंटरचेंजेबल नहीं है। तुम बिस्किट मांगोगे तो शैम्पू नहीं दे देगा तुमको, है ना? तो जो वहां पे प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल नहीं है वहां पे कौन सा मेथड लगेगा? सिम मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और जहां पे हमारे प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री है इंटरचेंजेबल है,
तो यहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट लगाएंगे तो हम फीफो या वेटेड एवरेज लगाएंगे, और जहां हिस्टोरिकल कॉस्ट हम नहीं लगाते हैं, वहां मार्केट के हिसाब से चलते हैं, तो वहां पे या तो रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगाएंगे या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड हम लगाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक, और ये भी नहीं पढ़ना, सिंपली समझो, नहीं आएगा इससे कोई सर। ध्यान रखना, इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे जा सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे जाएंगे तो अपने को फीफो या वेटेड एवरेज का सवाल है। नॉन हिस्टोरिकल का मतलब हमें कॉस्ट से मतलब ही नहीं है, मार्केट में प्राइस देखते रहते हैं, तो रिटेल प्राइस जो चल रहा है या स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछेगा ही नहीं, रिटेल प्राइस के सम नहीं आएंगे। और ये जो सिम मेथड है ये जनरली कहीं और यूज होता है, इसका सम नहीं बनेगा आपके पास, इसको आप बस थियोरेटिकली पढ़ लीजिए, ज्यादा आपको इसको इज्जत नहीं देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है ये पार्ट। चलिए, यहां से फिर आपके पास सम आएगा, और बहुत आसान आसान सम आते हैं यहाँ से, वेरी इजी इजी सम आते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट में अब मुझे उसे दिखाना है, रिफ्लेक्ट करना है बैलेंस शीट में, ठीक है, तो किस पे दिखाओगे, तो बोला गया कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आप हमेशा कॉस्ट पे दिखाओ, सिंपली समझो, रॉ मटेरियल को किस पे दिखाओ आप, कॉस्ट पे। मान लो मैंने अभी रॉ मटेरियल खरीदा 2000 kg, और इससे बना रहा हूं मैं फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मैंने खरीदा 10 रुपया पर केजी के हिसाब से, और फिनिश गुड्स को मैं बेचूंगा 40 रुपया पर केजी के हिसाब से। इट्स गुड और नॉट, दिस इज द रेगुलर प्रैक्टिस ना। सपोज आई जनरली परचेज द रॉ मटेरियल एट ₹10 per kg, तो ऑब्वियस कि द फिनिश गुड्स शैल बी सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन एटलीस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो इट इज द नॉर्मल कंडीशन। तो इन दैट केस मान लो मैंने 2000 kg में से 1800 kg रॉ मटेरियल मैंने यूज कर लिया, हाउ मच इज लेफ्ट, 200 kg इज लेफ्ट, तो 200 shall be valued at ₹10 per kg, because finished goods are sold above cost, finished goods are always sold above cost। कोई कंपनी बताओ जो तुमको कॉस्ट पे बेच दे, कभी भी कॉस्ट पे आपको कोई कंपनी नहीं बेचेगी, अपने फिनिश गुड्स को एबव कॉस्ट पे ही बेचेगी। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो होगा वो हमेशा उसके अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा। अब मान के चलो कि बुरे दिन आ गए, कोविड-19 की वजह से और भी बुरे दिन आ गए, फिनिश गुड्स 40 रुपी पर केजी नहीं बिक रहा है, फिनिश गुड्स नाउ इज बीइंग सोल्ड एज ₹8 पर केजी। ओ माय गॉड, इट्स सो बैड, पैथेटिक कंडीशन कि रॉ मटेरियल वी परचेज एट ₹10 पर केजी, वी मेक द फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स इज मतलब आफ्टर डूइंग सम लेबर, आफ्टर डूइंग सम एडिशन, वैल्यू एडिशन, फिनिश गुड्स इज बीइंग सोल्ड एट 8 per kg। It's so pathetic. So in that case, these raw materials shall be valued at replacement cost. That means what is the current purchase price of raw material? What is the current purchase price of raw material? The price of raw material you just paid in earlier days ₹10 per kg, but now market is just crashed. It might be the raw material is being sold in market at the rate 6 per kg. Because the condition has been just worsened. So you used to purchase the raw material at the rate 10 per kg when raw material is being used to make finished goods, and finished goods were sold in market at 40 per kg. But if market price of the finished goods has sharply down to ₹8 per kg, so assume na the price of raw material has also been down na. So now the price of raw material is being prevailed at 6 per kg. So in that case, current replacement cost shall be the basis to measure the value of raw material. ओके, चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये बच्चों को ना इससे समझ में नहीं आता है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रुको इसको मैं लिखवाता हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और फिर उसके बाद रॉ मटेरियल का तो बता ही दिया मैंने, और जो फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस है इसका हमेशा लोअर होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक, यस। तो मैं इसका समझा देता हूँ। एनआरवी का मतलब क्या होता है, एनआरवी का मतलब होता है रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन टू सेल द गुड्स। मान लो किसी चीज को मुझे 200 रुपये में बेचने हैं, बट 200 में बेचने के लिए मान लो मुझे 20 रुपया कमीशन देना पड़ रहा है,
तो मुझे मेरे जेब में कितने मिले, 180 ही मिले, तो दैट 180 इज द एनआरवी। चलो मैं रॉ मटेरियल के ऊपर, फिनिश गुड्स के और डब्ल्यूआईपी के ऊपर मैं एक सवाल देता हूं, आप समझो इस चीज को क्या बोला गया है, अभी समझाता हूं। अभी समझाता हूं। मैंने कहा रॉ मटेरियल परचेज्ड एट द रेट 20 पर केजी, finished goods have been sold at the rate 40 per kg. Okay. Total cost per kg of finished goods 30 पर kg. फिनिश गुड्स बनाने में टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 30, और मैं उसे कितना बेच रहा हूं, 40 पे। इट्स गुड और नॉट, इट्स गुड। मैंने कहा मेरे पास रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 500 केजी है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो आप मुझे बोलोगे सर ये तो बड़ा अच्छा है ना, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, आप बोलोगे सर आंसर कि रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस व्हेन finished goods is being sold in market at above cost। ये तो अच्छे दिन है, इसको हम बोलते हैं अच्छे दिन। यही तो जिंदगी है कि जितना तुम खर्चा करोगे उससे ज्यादा में ही तो बेचोगे। तो फिनिश गुड्स बनाने पे मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा, कॉमन सेंस है, मैं खर्चा कितना कर रहा हूं 30 और मैं बेच कितना में रहा हूं 40 में, तो अच्छे दिन है या नहीं है। तो जब भी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होगी ऐसे केस में, तो इसको आप कॉस्ट पे लेंगे, तो कॉस्ट पे ले लेंगे। तो आपके पास 500 केजी के रॉ मटेरियल है और कॉस्ट कितना है 20, तो 500 इंटू 20 कर दो, 10,000 रुपीज जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। इसी को आप वैल्यू मान लोगे, यही चलेगा आपका वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। अब आ जाओ बुरे दिन की बात करो। बुरे दिन क्या है, खुद दिमाग लगाओ। केस 2 क्या बोल रहा है, बुरे दिन, इफ फिनिश गुड्स have been sold, if finished goods have been sold in market at the rate 25 per kg, which cost में फिर से लिख देता हूं, is ₹30 पर kg। देखो साहब ये बुरे दिन हुए नहीं, दिस इज जस्ट अ बैड फेज ऑफ बिजनेस। इससे बुरा दिन क्या होगा, जो मैं खर्चा करता हूं 30 रुपया बनाने में और मुझे मजबूरन बस 25 में बेचना पड़ रहा है। करेंट परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹10 पर केजी। अभी यही रॉ मटेरियल मैं खरीदने से जाऊं मार्केट में, करेंट परचेज प्राइस का मतलब रॉ मटेरियल यदि आप अभी जाते हो मार्केट में खरीदने में तो उसका दाम कितना देना पड़ता है आपको, 10 पर केजी। तो इस केस में मान लो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट होगा, नहीं एट कॉस्ट नहीं होगा, बुरे दिन चल रहे हैं। तो जब भी बुरे दिन चलेंगे तो वैल्यू ऑफ मटेरियल जो होगा वह होगा एट
बोलो, करेंट परचेजिंग प्राइस। तो मेरे पास 500 केजी बचे हैं रॉ मटेरियल के, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसकी वैल्यू 5000 हो जाएंगी। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। गॉट इट? यस। ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में? रॉ मटेरियल के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब फिनिश गुड्स हो या फिर WIP हो, तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी, इसकी वैल्यूएशन किस पे होगी? इसकी वैल्यूएशन होगी कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट निकालना आपको आता ही है, अभी सिखा दिया मैंने कॉस्ट निकालना। फिर से बता दूं, कॉस्ट कभी भी, अभी तो सीखे थे कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट निकालना तो अभी सीखा था। अरे अभी तो सिखाया कॉस्ट निकालना, कि आप क्या ले लोगे, रॉ मटेरियल ले लोगे, लेबर ले लोगे, वेरिएबल ओवरहेड ले लोगे, फैक्ट्री ओवरहेड ले लोगे, कौन से कैपेसिटी पे? नॉर्मल कैपेसिटी पे। टोटल आ जाएगा, इसको जितना यूनिट बनाया उससे डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने यूनिट्स बचे हुए हैं। तो कॉस्ट निकालना तो आपको आता ही आता है। तो बात क्या है, वो NRV। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NRV? तो आप बोलोगे सर NRV मीन्स एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट और एक्सपेंस, कॉस्ट और एक्सपेंस टू मेक सेल्स, दैट इज NRV। तो इस पे क्या होता है, एग्जाम में कई सवाल आते हैं, कई सवाल आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे। देखो ना, ऐसे आएंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, ये दे देगा आपको कॉस्ट, ये दे देगा आपको NRV, NRV भी निकाल के दे देगा, और कितने अच्छे दिन चाहिए। और बोल देगा कि हमारे गोडाउन में ये हमारे पास आउटपुट है, ये फिनिश गुड्स हमारे पास, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स रखे हुए हैं, A है, B है, C है, D है। A का कॉस्ट है 40,000, 30,000, 20,000, 50,000। अब NRV की बात बताओ सर, तो NRV है इसका 30K, इसका 80K, इसका है 25K, और इसका है फिर 40K। तो कई नालायक क्या करते हैं, मैं नालायकों की बात बताऊं, आप तो नालायक नहीं हो, कई नालायक क्या करते हैं, इन सब का टोटल लगाते हैं, 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 50। कई नालायक इसका टोटल लगाएंगे, 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 50 कितना, 140K। और फिर देखेंगे 30 प्लस 80, 110 प्लस 40, 150 प्लस 25, 175K, और फटाफट वो आंसर दे देंगे विच एवर इज लोअर, 140K। मार्क्स आपको क्या मिलेगा, 0। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं। जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे, हम वैल्यूएशन करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे। तो ये जो मैंने आंसर दिया साहब, ये आंसर गलत है, रॉन्ग है। आप इंडिविजुअली बताओ, 40 और 30 तो क्या लोगे आप, लोअर 30, 30 और 80 में लोअर 30K, 20 और 25 में लोअर 20K, और इधर कितना लोअर 40। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120K। इसकी वैल्यू कितने की आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120K की वैल्यू से। 30 30 60 20, ठीक है, ये आपका 120K। और यदि NRV नहीं दिया होता, मान लो आपको दिया होता सेल प्राइस कितना 35K, और सेलिंग एक्सपेंस दिया होता 5K, तो NRV तुम निकाल लेते, 35 माइनस 5 30K, तो ऐसे NRV निकाल सकते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, मैं आपको सवाल दे रहा हूं। आप सवाल जो है सो इसके ऊपर देखिए और करके लाइए सवाल। सर सवाल दीजिए हमको, हम सवाल करके आपको दिखाएंगे। तो
अभी देखो मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ और आप लोग इसको करके लाना घर से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी हमने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है बताओ? 2। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने 2 पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको भी देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा जो रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS1 के वीडियोस पहले से ही है, AS1 का वीडियोस आप देख लीजिए, AS1 अच्छे समझा दिया मैंने। बाकी आप होमवर्क लिखिए, यहां से आपके होमवर्क है AS2 के। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 कर लेंगे आप। उसके बाद कर लेंगे आप प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम 9, प्रॉब्लम 10, फिर कर लेंगे आप प्रॉब्लम नंबर कौन सा 11, फिर करेंगे आप प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 13, और ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने समझाया था अच्छे दिन और बुरे दिन वाला सवाल, उसको देखिएगा थोड़ा सा। टोटल कॉस्ट यहाँ पे 80 है फिनिश गुड्स का, ठीक। बट जो टोटल कॉस्ट 80 है, जिसको मैं पहले 100 में बेच रहा था, अब कितना बेचूंगा 70 में। तो 80 का टोटल कॉस्ट है और 70 में बेचोगे तो बुरे दिन आ गए। तो इस सवाल को करना है अच्छे से। ऐसा ही सवाल है 15, ये वही सवाल है अच्छे दिन बुरे दिन वाला, ठीक। यहां तक आपको सवाल करना है। एक और सवाल मैं करवा देता हूं आप लोगों को, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट वाला। ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल एक करवा देता हूं। हालांकि ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के सवाल आने के चांसेस जो है ना बहुत ही कम है, क्योंकि वो फाइनल लेवल पे सम पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी करवा देता हूं मैं। जस्ट अ सेकेंड। आप भी कर ही लो ये सवाल, माइट भी आ जाएगी एग्जाम में, तो क्या करोगे। चलिए बच्चे तो लिखना शुरू करिए क्वेश्चन। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से लिखेंगे। ये थिंक आई थिंक आप लोगों को दिखा नहीं, मैंने शेयर नहीं किया था क्या? जो होमवर्क दिया है मैंने, फिर से मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक सर मैंने शेयर नहीं किया। ये होमवर्क है, देखो। प्रॉब्लम S5 दिख रहा होगा आप लोगों को, S5 है होमवर्क, यही S5 है। प्रॉब्लम S8 है, S9 है, S10 है, S11 है, S12 है, S13 है, S14 है, S15 है। बस S15 तक दिया है मैंने, ये अब दिख गया होगा आप लोगों को। और एक सब में करवा देता हूँ आप लोगों को, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट वाला। चलिए फटाफट सवाल लिखेंगे। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या कहा मैंने? मैंने कहा एक सिंगल प्रोसेस है, और इस सिंगल प्रोसेस से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकल रहा है, ए और बी, और दोनों का मार्केट में क्या है, इक्वल इंपोर्टेंस है, लाइक डीजल एंड पेट्रोल। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, ज्वाइंट प्रोडक्ट। और मान लो इससे एक और प्रोडक्ट निकला
जिसका मार्केट में लिस्ट इंपोर्टेंस है, लिस्ट इंपोर्टेंस एज कंपेयर टू ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट जो होता है ना, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सेल कर देते हैं एज स्क्रैप, इसको हम बेच देंगे और इससे जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट इससे रियलाइज होगा, अमाउंट रियलाइज्ड इज यूज्ड टू रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कौन सा कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब सब देखिए यहाँ पे, ज्वाइंट कॉस्ट मतलब यहां तक का जो खर्चा हुआ है, मतलब उस प्रोसेस में जो खर्चा हुआ है, इसको बोलते हैं हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि इस वाले पॉइंट तक ही ये प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद सबका अपना अपना प्रोसेस होगा। तो कॉमन प्रोसेस जहां तक होता है उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो कॉमन प्रोसेस तक के जो खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। ओके, चलिए तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सब लिखिए। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड, मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक ना, इससे क्या है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ज्वाइंट प्रोडक्ट निकल रहा है। ज्वाइंट प्रोडक्ट दो निकल रहा है, कौन कौन सा ज्वाइंट प्रोडक्ट, एक निकल रहा है MP1 और दूसरा निकल रहा है MP2 और एक निकल रहा है बाय प्रोडक्ट, एक निकल रहा है बाय प्रोडक्ट। तो जो बाय प्रोडक्ट है उसका नाम इन्होंने क्या दिया, उसका नाम इन्होंने दे दिया BP। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ज्वाइंट प्रोडक्ट कौन कौन से है और बाय प्रोडक्ट कौन कौन से। अब आपको दी हुई है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या दिया है सर, तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यूनिट्स, कितने यूनिट्स हमने बनाए, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है आइटम, आइटम दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब देखो आइटम में रॉ मटेरियल 14,500 यूनिट्स और इस पे हमने खर्चा कितना किया, 150। वेजेस, वेजेस हमने खर्चे किए 90,000 का। फिक्स्ड ओवरहेड आपको अप्लाइड दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिख के दे दिया, तो नॉर्मल कैपेसिटी ढूंढने वाली बात नहीं है। और वेरिएबल ओवरहेड भी आपको दे दिया 50,000, ये दे दिया आपको। और ये तो खर्चा हो गया ज्वाइंट प्रोसेस, ये हमारा ज्वाइंट प्रोसेस का खर्चा है। यदि आप ध्यान से देखो ये ज्वाइंट प्रोसेस का खर्चा है। तो इस ज्वाइंट प्रोसेस से आउटपुट क्या निकलेगा, तो आउटपुट क्या निकलेगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय, दो आउटपुट निकलेगा इससे। तो देखिए कौन कौन सा आउटपुट निकल रहा है, तो इससे जो आउटपुट निकल रहा है वह है हमारे पास MP1 जो निकल रहा है 5,000 और इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये ध्यान देना, प्रोडक्ट 5,000 निकला और इसका क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है ना वह 250 यूनिट्स बचा हुआ है। MP2 ये हमने बनाया 4,000 यूनिट्स और इसका क्लोजिंग स्टॉक 100 बचा हुआ है। और बाई प्रोडक्ट है साहब, लिस्ट इक्वल इंपोर्टेंस है इसका, ये 2,000 यूनिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे ही ना। यस, तो इसका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि बाय प्रोडक्ट को अपन बेच देते हैं, इट इज बीइंग जस्ट सोल्ड। चलिए सर नीचे देखिए, नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोला गया है कि एवरेज, नीचे बोला गया है कि एवरेज
मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 इज ₹60 पर यूनिट। जो मैंने ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के मैंने आप लोगों के सामने थियरी छोड़ दिया था, वो यहां से यूज हो जाएगा थियरी। जो मेरे ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं उसको मैं मार्केट में बेचता हूं, तो ये 60 पर यूनिट और 50 पर यूनिट के हिसाब से हमारा ये सामान बिक जाता है। बाय प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट है अपना BP इज बीइंग सोल्ड एट द रेट, इन्होंने कहा 20 पर यूनिट। बाय प्रोडक्ट को आप 20 पर यूनिट के हिसाब से बेच देते हो, ठीक है सर। ओके, आगे क्या दिया इन्होंने? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 आफ्टर, सुनना ध्यान से, आफ्टर सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, there is profit of ₹5,000 on sorry, there is profit of ₹5,000 on sale of byproduct and incurring packing charge 10,000। 10,000 खर्चा करने के बाद हमने इसको कितना बेचा? 5,000 में। प्रॉफिट पे प्रॉफिट है ये 5,000, 5,000 बेचा नहीं है। 5,000 was realized from sale of scrap। स्क्रैप जो अलग है, स्क्रैप बेच के मैंने कितना रियलाइज कर लिया बताओ? 5,000 मैंने स्क्रैप बेच के रियलाइज कर लिया। ओके, नो इशू। चलो, अब ये जो लाइन लिखा है ना, देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकरिंग प्रोसेसिंग का चार्ज कितने का? 10,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दो। जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट हमारे पास है कितना देखो, 2,000 का बाय प्रोडक्ट है हमारे पास। 2,000 के बाय प्रोडक्ट को हम कितना में बेच रहे हैं देखो, 2,000 के बाय प्रोडक्ट को हम कितना में बेच रहे हैं? 2,000 रुपये के बाय प्रोडक्ट को हम 40 में बेच रहे हैं। बोलो, तो जो NRV है बाय प्रोडक्ट का वो कितना होगा? अब प्रॉफिट को छोड़ो, NRV देखो बाय प्रोडक्ट का 2,000 यूनिट का मेरे पास बाय प्रोडक्ट है, इसको मैं 20 में बेच रहा हूं, तो सेल प्राइस कितना हो गया? 40। प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है। और 40 में बेचने के लिए मैंने एक्सपेंसेस कितने इनकर किए बताओ? इनकरिंग किए मैंने खर्चे पैकिंग 10,000 जो बेचने के लिए जरूरी है। तो 40 में देख पा रहे हो ना, बाय प्रोडक्ट को मैं कितना बेच रहा हूं? 20 पर यूनिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट की 20 पर यूनिट आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ हाउ मच? 10,000। व्हाट इज द NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट? NRV कितना होगा बाय प्रोडक्ट? 30,000 NRV होगा। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम रिड्यूस करेंगे फ्रॉम ज्वाइंट। बाय प्रोडक्ट का जो NRV होता है उसको बेच के जो पैसा आता है उसको हम ज्वाइंट कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। तो चलो आओ ज्वाइंट कॉस्ट निकालते हैं। तो ज्वाइंट कॉस्ट तो निकाला ही हुआ है, आप सम देखो ना। सम यदि आप पढ़ोगे तो देखो ये, यहाँ ध्यान दे सारे बच्चे, क्या है इसमें दिक्कत? टोटल लगा दो। ये प्रोसेस का खर्चा है 150 + 90 + 65 + 50।
बताओ कितना आया। हमारे पास जो खर्चा है प्रोसेस का 150 है, प्लस 90 है, प्लस 65,000 है, प्लस 50 है, टोटल कितना आ गया 3,55,000। तो ये हमारे पास 3,55,000 तो आ ही गया ना। 3,55,000 इज द ज्वाइंट कॉस्ट। चलो, तो मेरे पास यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट कितना आ गया 3,55,000। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। कितना आया था ये 30,000। ये अभी निकाला ना हमने, 30,000 आ गया। और सेल ऑफ स्क्रैप भी आप माइनस ही कर देते हो 5,000। तो अब मुझे बताओ ज्वाइंट कॉस्ट कितना आ गया। ज्वाइंट कॉस्ट जो आएगा आई थिंक वो कितना आ जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट 3,20,000। ये आ गया ज्वाइंट कॉस्ट। अब जो AS2 है, AS2 क्या बोलता है, AS2 जो मैंने आपको थियरी वहां पे छोड़ दिया था, वह AS2 क्या बोलता है, AS2 बोलता है कि ज्वाइंट कॉस्ट shall be allocated among joint product in ratio of their respective NRV. If NRV is not available, then joint cost shall be allocated on the basis of physical output produced। जो ज्वाइंट कॉस्ट दोनों के आए हुए हैं उसे आप कैसे एलोकेट करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज कि द ज्वाइंट कॉस्ट शैल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट। यदि एनआरवी अवेलेबल नहीं है, इफ एनआरवी इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में क्या यूज करेंगे हम, फिजिकल आउटपुट मेथड हम यूज करेंगे। तो मैंने जो आपको सवाल दिया है उस सवाल में देखो हमारे पास जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट को मैं बेच पा रहा हूं या नहीं बेच पा रहा हूं। मेरा एवरेज मार्केट प्राइस ही तो एनआरवी है 60 और कितना 50। 60 और 50 में बेच पा रहा हूं मैं। हाँ, 60 और 50 में बेचने के लिए खर्चे कितने पड़ेंगे वह नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने कहा कोई खर्चे नहीं पड़ेंगे, 60 और 50 में आप बेच दोगे। तो एनआरवी जो होगा मेरे पास, वो एनआरवी कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ एनआरवी कितना मेरे पास एनआरवी आएगा। मेरे पास एनआरवी कितना आएगा, एनआरवी किसका सर, तो MP1 MP2। MP1 मेरे पास कितने यूनिट्स थे 5,000, ये कितने थे 4,000। यही तो फिजिकल आउटपुट है, तो मैं फिजिकल आउटपुट में ही एलोकेट करता। बट हमारे पास इसको बेचने का प्राइस दिया हुआ है कितना के रेट से 60 के रेट से, और इसको कितना के रेट से बेच रहे हैं 50 के रेट से। तो बताओ एनआरवी कितना आ गया। ये एनआरवी आ जाएगा हमारे पास 3 लाख, और कितना आ जाएगा बताओ 2 लाख। तो अब मेरे पास जो रेशियो आ गई वह रेशियो देखो 3:2। सही है नहीं बताओ, 3 और 2, 3:2 का रेशियो है। तो अब ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो। ज्वाइंट कॉस्ट जो तुम्हारे पास अभी आया था 320, इसमें MP1 को दे दो 3/5 और MP2 को दे दो तुम 2/5। तो एक का आ जाएगा 1,92,000 और दूसरे का आ जाएगा 1,28,000। ठीक,
ज्वाइंट कॉस्ट भी बांट लिया आपने, बताओ, दोनों चीज सीख गए, इसलिए मैंने थियरी छोड़ दिया था वहां पे। ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बांटेंगे, तो अब मुझे MP1 का भी कॉस्ट का पता चल गया, MP2 का भी कॉस्ट, इसका NRV भी पता चल गया। अब मुझे इसको बैलेंस शीट में दिखानी है, तो बैलेंस शीट में जब दिखाओगे मेरे मालिक, तो मैंने कहा वैल्यू, कौन सा वैल्यू लोगे, लोअर, तो लोअर कौन सा होगा, 192 ही होगा। इसका लोअर बताओ, 128 ही होगा। डिवाइड कर दो, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं इसके, 5000। इसके यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं, 4000। तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो साहब, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया 38.40। इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 32। और NRV कितना है, फिर से बोलो, पर यूनिट में, पर यूनिट में NRV कितना है, 60। और कितना NRV बोलो, 50। तो आप कौन सा वैल्यू लोगे, अब जो आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, तो क्लोजिंग स्टॉक जो MP1 का है कितना है बताओ, और क्लोजिंग स्टॉक जो MP2 का है वो कितना है, सब में देखो। MP1 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, MP2 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सब में दिया हुआ है। एक का 250 है, यहाँ देखो, किसी को नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पे, एक का 250 है, एक का 100 है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा, 250 और 100 है, तो चलो 250 है और 100 है, ये 250 यूनिट्स है, ये हमारे पास 100 यूनिट्स है। अब इसकी वैल्यू मैं लोअर वैल्यू पे ही लूंगा, 38.40 कर लो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 32 पे होगी, 32 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, वह मल्टीप्लाई कर लो और वैल्यू निकाल लो, ये आएगा 9600 और इसका आ जाएगा 3200। तो इसलिए मैंने ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के थियरी को छोड़ दिया था, यहाँ समझा दिया कॉस्ट कैसे बांटते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, तो कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बाय प्रोडक्ट को बेच के जो NRV मिलेगा आपको, उस NRV को आप स्क्रैप की तरह मानोगे और ज्वाइंट कॉस्ट में से लेस कर दोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, फिर आपसे मिलते हैं हम, और फिर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है फिर मैं आपको अपलोड करके देता हूँ।